राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जहाँ पर हम कर रहे हैं साइकोलॉजी वाला पार्ट और उसमें भी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने किया था पिछले वीडियो में ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की पहली ब्रांच ऑफ थियोरेटिकल और प्योर साइकोलॉजी के 6 पॉइंट्स को, और 6th पॉइंट के फर्दर 3 सब पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी किया था। जो भी यहाँ पर मंडल में मेंशन है वो सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने देखा था जनरल साइकोलॉजी, फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी, फिर सोशल साइकोलॉजी, फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में फर्दर चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलसेंट साइकोलॉजी एंड एडल्ट साइकोलॉजी। इन सारी चीज़ों से हमें ये समझ में आ गई कि ये थियोरेटिकल टॉपिक है। इसमें अलग अलग नाम से ही, इस नाम के हिसाब से ही आपको पता चलता है कि किस में कौन सी थियोरीज़ को स्टडी किया जाता है। अब आज हम करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ प्रैक्टिकल और अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि जो भी प्रैक्टिकल या साइकोलॉजी है, जिसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, उसकी कौन सी ब्रांचेस है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसकी भी टोटल 6 ब्रांचेस हैं। सबसे पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी। वहाँ पर था जनरल, देखो एक बार फिर से वहाँ के 5-6 नाम याद रख लो: जनरल, एबनॉर्मल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल, बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल। डेवलपमेंट में 3 चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एडल्ट साइकोलॉजी। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल है तो सबसे पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी, दूसरा है कंज्यूमर साइकोलॉजी, थर्ड वन इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फोर्थ वन इज़ इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, फिफ्थ वन इज़ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एंड सिक्स्थ वन इज़ इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या फिर वर्क साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल, पर्सनल साइकोलॉजी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये वर्क से रिलेटेड, इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड साइकोलॉजी है। तो 6 पॉइंट्स कौन से? क्लिनिकल साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। सो पहले पॉइंट को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट अभी स्टार्ट करते हैं। मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी रिसर्च टू द अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटमेंट एंड असेसमेंट ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी है, यानी कि सारी साइकोलॉजी जो हमने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो जो पहला क्लिनिकल साइकोलॉजी है उसमें हम अप्लाई करते हैं जो भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हमने रिसर्च किया था, समझा था और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हमने असेसमेंट किया था, जो भी फिजियो साइकोपैथोलॉजी के रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को समझने के बाद हम कैसी ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को देंगे जिसके एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, जो भी थियोरी में हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ा, रिसर्च पढ़ी, अंडरस्टैंड किया सब कुछ, तो वो चीज़ों को यहाँ क्लिनिकली हम अप्लाई करेंगे। दिस प्राइमरीली इंक्लूड्स बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। ये प्राइमरीली इंक्लूड करता है बिहेवियर से रिलेटेड बिहेवियरल हेल्थ कंसर्न्स और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, यानी कि कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो ये उसका कोई बिहेवियर है जिससे रिलेटेड कोई कंसर्न है किसी को, तो वो मतलब ये अभी इंडिया के लिए थोड़ा साइकोलॉजी में इतना ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड कंसर्न नई टर्म है, लेकिन बाहर होता है ऐसी चीज़ें। फिर अगर डिप्रेस्ड है कोई पर्सन तो उससे मतलब प्राइमरी चीज़ है कि बिहेवियरल मेंटल हेल्थ के साथ कंसर्न है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड साइकोथेरेपी। तो ट्रेडिशनली इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी जाती है और साइकोथेरापीज दी जाती है। ऑल्दो मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी मे टेक एन एक्लेक्टिक अप्रोच, यानी हमने पढ़ा था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के एंड में कि कोई लोग जो होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को मानते नहीं हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से जो बेस्ट है उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी को मानते हैं। तो ऑल्दो मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी कैन टेक एन एक्लेक्टिक अप्रोच, मतलब जो भी मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो भी उसको स्ट्रक्चरलिस्ट है या फिर फंक्शनलिस्ट है, जो भी वे ऑफ मेथड उनको उस टाइम पर बेस्ट लगे वो उस मेथड से प्रोसीड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ थेराप्यूटिक अप्रोचेस। हो सकता है नंबर ऑफ थेराप्यूटिक अप्रोचेस भी वो खुद डिसाइड करें उसके अपने अकॉर्डिंग। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी आजकल तो आपने फिर भी थेरापीज़ और थेरापी सेशंस ये चीज़ें थोड़ी बहुत सुनी होगी, सो नॉट दैट मच न्यू बट स्टिल न्यू
according to India's perspective. So clinical psychology, it is the application of abnormal psychology research to the understanding, treatment and assessment of psychopathology. This primarily includes behavioral and mental health concern. It has traditionally been associated with psychological treatments and psychotherapy, although modern clinical psychology may take an eclectic approach including a number of therapeutic approaches. Hope this point would be clear. Now second is consumer psychology. It is the area of psychology which understands the motivation of consumer and applying the acquired knowledge to influence the consumer's buying habit. तो कंज्यूमर साइकोलॉजी में हम या फिर कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट को समझना चाहता है वो रिसर्च करता है और समझने की ट्राई करता है उन एरिया ऑफ साइकोलॉजी को जो डील करती है, अंडरस्टैंड करती है, समझने की कोशिश करती है कि कोई भी कंज्यूमर का मोटिवेशन क्या है किसी चीज़ को बाय करने के लिए, और फिर उस नॉलेज को समझने के बाद उसको कैसे अप्लाई किया जाए ताकि कंज्यूमर की एक बाइंग हैबिट बने किसी चीज़ को लेकर। तो ये है कंज्यूमर साइकोलॉजी। मतलब कई चीज़ हैं जो आजकल दुनिया में अवेलेबल है जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ कंफर्ट उसको एसेंशियल बना दिया गया है। जैसे कि एयर फ्रेशनर्स, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल्स। कई जगह पर उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ एडिशनल चीज़ है जिसकी एसेंशियलिटी बढ़ा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें कैसे एसेंशियल में कैसे बनी, जैसे कि कार में जो वो परफ्यूम का जो पैच होता है ऐसा कुछ भी, मतलब फिर स्लाइम्स होती है टू क्लीनिंग द कार, डस्टिंग के लिए पहले भी ऑप्शंस थे। आजकल कुछ नया नया मतलब ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो मार्केट में आ रहे हैं और ज़रूरत अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? बाय अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर साइकोलॉजी, और फिर उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं ताकि वो उस कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सके, ये चीज़ को बाई करने के लिए एक बाइंग हैबिट बना सके। Educational psychology. It is the study of how humans learn in educational settings, the effectiveness of educational intervention, and the psychology of teaching, and the social psychology of schools as organization. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये समझा जाता है कि कैसे कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान किसी भी एजुकेशनल सेटिंग में पढ़ता है, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कैसी है और कैसे ये इफ़ेक्टिवनेस उसकी अफेक्ट होती है कोई भी एजुकेशनल इंटरवेंशन से। मतलब कि कोई भी उस टाइम पर जो एजुकेशनल इंटरवेंशन, यानी कि इंटरवेंशन को समझाऊँ अगर मैं सिंपल वर्ड्स में, तो जो चीज़ आपकी समझने की शक्ति को इन्फ्लुएंस करे। तो इंटरवेंशन, एजुकेशनल इंटरवेंशन से कैसे और इफ़ेक्टिव होती है किसी की एजुकेशन, किसी की याद करने की शक्ति। द साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, कि कैसे पढ़ाएं तो कोई भी स्टूडेंट है वो अच्छे से याद रखे या फिर आपको मोर देन 45 मिनट्स भी सुनना चाहे, समझना चाहे। एंड द सोशल साइकोलॉजी ऑफ स्कूल्स, और सोशल साइकोलॉजी क्या है स्कूल्स में भी ये समझाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी। सो ये हुई एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस इन लर्निंग इन एजुकेशनल सेटिंग्स, द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशंस, the psychology of teaching, and the social psychology of schools as organization. The work of child psychologists such as Lev Yovsky, Jean Piaget, and Jerome Bruner has been influentially in creating teaching methods and educational practices. तो उन्होंने कुछ creating teaching methods दी और कुछ educational practice दी जिससे हो सकता है कि बच्चों को याद रखने में कुछ आसानी हो अगर उस पैटर्न से समझाया जाए, पढ़ाया जाए। तो अगर मैंने नाम प्रोनाउंस करने में कोई गलती की है देन आई एम सॉरी फॉर दैट। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी को अब तक आपने अगर समझा हो ध्यान से सारी चीज़ों को, तो इतना समझ में आता है कि ये डिफरेंट साइकोलॉजीज़ को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, इसका मेन मोटिव एक ही है कि कैसे किसी इंसान की लाइफ को ईजी बनाया जाए और उसकी लाइफ प्रोसेसेस को और ईजी बनाकर उसकी मेंटल प्रोसेसेस को ईजी, कंफर्टफुल कर दिया जाए। So engineering psychology, it is one more concerned with the study of relationships of people to machines to the purpose of improving such relationship. This branch may also involve in redesigning equipment, improving the work environment, changing the way in which people uses machine, or changing the location of the area. इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग में मशीन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो नाम से पता चलता है कि कुछ मशीन रिलेटेड चीज़ों से हमें यहाँ पर समझना है। तो मशीन और इंसान का क्या रिलेशनशिप है,
कैसे कोई भी इंसान किसी मशीन का यूज़ करता है और उस पर्पस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस यूज़ को हम कैसे इम्प्रूव करके इस रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं। और इस ब्रांच को समझने के बाद और इस साइकोलॉजी को समझने के बाद ये भी हम जान सकते हैं कि हम यहाँ पर ये भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि हम किसी इक्विपमेंट को कैसे रीडिज़ाइन करें कि इंसान है उस मशीन के साथ काम करने के लिए और मोटिवेटेड रहे, कैसे हम उनके वर्क एनवायरनमेंट को और चेंज करके बेटर बना सके, कैसे मशीन्स को या फिर उसकी लोकेशंस और एरियाज़ को चेंज करें। तो इस वे में हमें ये हेल्पफुल होता है समझने के लिए कि कैसे हम और प्रोडक्टिविटी को और फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ा सके, इम्प्रूवमेंट ला सके, मोटिवेशन ला सके। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड फोकस्ड ऑन द इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर सराउंडिंग। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी को समझने से हम इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड मतलब कि जो इंटरडिपेंडेंट चीज़ें हैं ह्यूमंस की, उसकी सराउंडिंग्स के साथ की इस सराउंडिंग में उससे ज़्यादा वर्क फोकस रहता है, यहाँ पर स्टडी फोकस ज़्यादा है, मतलब कुछ चीज़ों को, कुछ ह्यूमंस को कुछ चीज़ों के साथ, कुछ जगह के साथ अटैचमेंट होता है। तो इंटरप्ले कैसा है किसी ह्यूमन का किसी एनवायरनमेंट के साथ, कैसा एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट करता है। एरियाज ऑफ स्टडीज़ इंक्लूड पॉल्यूशन इफेक्ट्स, रिसाइकलिंग एफर्ट्स एंड द स्टडी ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड बाय डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स। तो ये सारी चीज़ों को समझने के बाद, पढ़ने के बाद, और इसमें ये चीज़ें भी आती है कि कैसे पॉल्यूशन है वो अफेक्ट करता है, रिसाइकलिंग एफर्ट्स कैसे मैटर करते हैं, क्यों होने चाहिए रिसाइकलिंग एफर्ट्स, एंड द स्टडी ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड बाय डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स, और कैसे अलग अलग फिजिकल सेटिंग में स्ट्रेस क्रिएट होता है और कैसे हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। फिर सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ऑल्सो नोन एज IO साइकोलॉजी, वर्क साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी या फिर पर्सनल साइकोलॉजी। बेसिकली हम इसको इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के नाम से अभी प्रोनाउंस करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल इन वर्क प्लेस, मतलब कैसे किसी इंसान का बिहेवियर होता है उसकी वर्क प्लेस पे। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड मेथड्स टू एड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, उसको समझने के बाद अप्लाई करने से, साइकोलॉजिकल नॉलेज को वहाँ पर अप्लाई करने से हम ये समझ सकते हैं कि किस मेथड में कोई भी वर्कर्स हैं वो ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर बेटर हो सकता है। और ये जो इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, उसके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट लाइकली टू वर्क इन द HR, मतलब ये साइकोलॉजिस्ट जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ें कोरिलेट करने के बाद, समझने के बाद, इन शॉर्ट सारी चीज़ें वही हैं कि बेटर लाइफ को क्रिएट करने के लिए, बेटर एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा कंफर्ट रहे, कोई किसी पर्सन को ज़्यादा अफेक्शन ना हो, किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए, माइंड प्रोसेसेस को समझने के लिए, और कैसे हम ह्यूमन माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं कम टाइम में, सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है बाय अंडरस्टैंडिंग जस्ट सिंपल साइकोलॉजी। सो यहाँ पर हमारा ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का टॉपिक ख़त्म होता है, जिसमें हमने आज प्रैक्टिकल ब्रांचेस को कवर अप किया है। क्या 6 पॉइंट्स है। सबसे पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर है कंज्यूमर साइकोलॉजी, फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर है इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, फिफ्थ इज़ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, एंड देन इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम फर्स्ट हमारा टॉपिक साइकोलॉजी का जो कि है बिहेवियर, उसको स्टार्ट करने चाह रहे हैं। तो उसी वीडियो में हम अब उस टॉपिक को करेंगे। ये भी पूरा अराउंड 10 पेज का चैप्टर है, धीरे धीरे करके शॉर्ट वीडियोज़ में इसको हम कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए टाटा सी बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।